नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का कानूनी सलाह कार्यक्रम में। शो पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे अधिनियम के बारे में जिसकी की बहुत ज़्यादा चर्चा होती भी है और नहीं भी होती है, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि इसकी चर्चा कम ही हो। आज हम बात करेंगे रख रखाव अधिनियम के बारे में, यानी कि मेंटेनेंस लॉ के बारे में। ये मेंटेनेंस लॉ क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सीनियर एडवोकेट श्रीमती अनु अजटा जी। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा, रख रखाव अधिनियम यानी कि मेंटेनेंस लॉ के बारे में। तो हम चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये रख रखाव अधिनियम मेंटेनेंस एक्ट क्या है। सर, ये 125 CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रोवाइडेड एक प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें आप कोई भी बच्चा, कोई भी लेडी, कोई विडो लेडी, इवन ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं खर्चे के हकदार हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि किससे हकदार हैं जी। तो वाइफ अपने हस्बैंड से। एज अ हस्बैंड आपकी ड्यूटी है अपनी वाइफ और अपने बच्चे को मेंटेन करना। तो उन्हीं के लिए ये कानून बनाए गए हैं जो 125 CRPC में भी प्रोवाइडेड है, और इसके साथ 3-4 और कानून हैं जिसमें अलग अलग कानून में आप खर्चा अपने हस्बैंड से या अपने परिवार वालों से ले सकते हैं। लेकिन ये तभी लागू होता है जब आप कोर्ट में जाते हो, कि घर पे भी रह के लागू होते हैं ये? सर, कोर्ट आके एप्लीकेशन तो आपको फाइल करनी पड़ेगी, पर अलग रहना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। साथ रहकर भी आप खर्चा क्लेम कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ एक ही छत के नीचे रहते हैं और वाइफ को हस्बैंड मेंटेन नहीं कर रहा है, बेसिक खर्चा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो फिर भी ये एप्लीकेशन फाइल करके खर्चा ले सकती है। अच्छा, किन परिस्थितियों में हम ये कानून लागू होता है फिर ये? सर, परिस्थितियां तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती हैं वो किस स्थिति में रह रहा है, लेकिन जो इस एक्ट का, इस सेक्शन का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हर आदमी को एक लिविंग स्टैंडर्ड का हक है। खाना पीना रहना, ये बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है जी। ये उसको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो उसी के लिए ये 125 के प्रोविजंस जो हैं वो इन्वोक किए गए थे। थोड़ा सा इसमें विस्तार से आप हमें बताएं कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, रख रखाव में जो पत्नी का है वो किस तरह से है वो? सर, वाइफ को एज अ फैमिली मेम्बर अगर आप ट्रीट करते हैं तो उसको भी वो उसी तरीके से, उसी हालात में, उसी स्टेटस में रहने का हक है जिस स्टेटस में आप रह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हस्बैंड क्लास 1 ऑफिसर है, खुद तो वो बढ़िया रह रहा है, बढ़िया खा रहा है, लेकिन अपनी वाइफ को वो उस हिसाब से उस स्टेटस पे मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वाइफ के पास भी उसी स्टेटस में रहने का हक है। वाइफ और बच्चों को भी उसको उसी लेवल पे मेंटेन करना है। तो ये रख रखाव कब है उसके लिए, मेंटेन करने के लिए, पत्नी के लिए, पति को? जब भी उसे तंगी महसूस हो सर। मतलब कोर्ट में जाना इसके लिए ज़रूरी है कि म्यूचुअल घर में बैठ के सब चीज़ें सेटल नहीं हो सकती हैं? सर, अगर तो म्यूचुअल सेटल हो जाती तो कोर्ट की नौबत ही नहीं आएगी। मैं वही मैं जानना चाहता हूँ। एक चीज़, जब हम मेंटेनेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं, अधिनियम के बारे में बात करते हैं, अगर तो जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हर घर में होती है जहाँ 4 बर्तन होते हैं, कहा जाता है कि आवाज़ आती है। अगर घर पर बैठ के ही समझौता हो जाए, बाहर वाली दुनिया को ना पता चले, अगर आप एक बार कोर्ट में चले गए फिर सब दुनिया को पता चलता है, इस बारे में थोड़ा सा? सर, इस पे कानून का आउटलुक भी पिछले 20 साल में बिल्कुल बदल चुका है। हम भी अपने क्लाइंट्स की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने नई टेक्निक लॉन्च की है। इट इज़ कॉल्ड प्री मेडिटेशन। इट इज़ प्री मीडिएशन। आप कोर्ट में आने से पहले ही एक प्री मेडिएशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं विद योर ओनली बेसिक इन्फॉर्मेशन और अपना ग्रीवियंस। वो रजिस्टर की जाएगी, आपको कॉल करके बुलाया जाएगा मीडिएशन सेंटर में। कोर्ट आने से पहले ही आपको, आपके हस्बैंड को किसी ट्रेन मीडिएटर के साथ बिठाकर इसको समझौता करवाने की, कोई इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो वो आप कोर्ट आने से पहले ये रेमेडी एग्जॉस्ट अगर करते हैं तो आप कोर्ट कचहरी की उससे बच जाते हैं और आपका हो सकता है मामला यहीं सुलझ जाए। तो हमारे यहाँ पे इस तरह के मामले आते हैं? हमारे यहाँ भी आते हैं जी। अब तो इतना ज़्यादा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसका प्रचार कर रही है, रेडियो और दूरदर्शन पे इसकी प्रॉपर एड्स आती हैं, और आप ऑनलाइन भी अपनी सलाह ले सकते हैं, फ़ोन पे भी सलाह ले सकते हैं, जाने की भी ज़रूरत नहीं आपको। अच्छा, इस अधिनियम के तहत पत्नी को भरण पोषण, इस नियम के तहत रख रखाव कब नहीं देना पड़ता है, कब नहीं देना होता है? इसमें 2-3 कंडीशंस कोर्ट ने ही लॉ में ही इम्पोज कर रखी हैं। अगर
वाइफ ने रीमैरिज कर ली है, जी, शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी मेंटेनेंस, क्योंकि तब उसका भरण पोषण उसका सेकंड हस्बैंड जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो एंटाइटल्ड है। डाइवोर्स के बाद भी शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। और दूसरा, इफ शी इज़ नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर करेक्टर एंड शी इज़ नॉट चेस्ट, शी इज़ नॉट प्योर एंड दैट इज़ प्रूव्ड, तो भी वो मेंटेनेंस के लिए हकदार नहीं। कौन इसको डिसाइड करेगा शी इज नॉट प्योर, वेदर शी इज प्योर और शी इज नॉट प्योर? सर एलिगेशंस लगती हैं, काउंटर एलिगेशंस लगती हैं, एविडेंस के बेसिस पे कोर्ट इस इशू को डिसाइड करता है। वो आपको कोर्ट जाके डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एविडेंस लाना पड़ेगा, अपने गवाह एक करवाएगा, दूसरा भी करवाएगा, एक एलिगेशंस लगाएगा, दूसरा उसको रिबट करेगा, उसके बेसिस पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वेदर एलिगेशंस करेक्ट हैं कि नहीं है। ओके, अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा है कि इसमें जो विधवा बहुएं हैं उनका रख रखाव के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। पहले हमारी सोसाइटी विडोज़ को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसेप्ट बिल्कुल बदल गया है। नाउ दे हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो अगर विधवा को कोई मेंटेन नहीं कर रहा है तो वो अपने फादर इन लॉ से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, ऐसा भी प्रोविज़न है। ओके, अगर वो चाहें तो अपने फादर इन लॉ पे, अपनी मदर इन लॉ पे भी केस फाइल कर कर उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। अब मान लीजिए फादर के पास तो इतना पैसा ही नहीं है, ना उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो वो कैसे उस विधवा बहू को उसका मेंटेनेंस के लिए उसको पैसा देगा? सर जब कोर्ट आते तो सब यही बोलते कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए। जी जी, लेकिन अगर हम रियलिटी में इस तरह की सोच के देखें, इसका एक कोर्ट ने एक फार्मूला आप सोचें कि डिवाइस कर रखा है कि एक मिनिमम वेजेस एक्ट है जी। एक आदमी मिनिमम उतना कमा रहा है तभी जिंदा है, ठीक है। तो मिनिमम 3000 टू 3500 टू 5000 हर आदमी पर मंथ कमा रहा है तभी वो सरवाइव कर पा रहा है। okay. तो सिर्फ ये होगा कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस उस हिसाब से डिसाइड होगा। ऐसा नहीं है कि फादर इन लॉ की इनकम ही 5000 है तो 5 की 5000 उसको अपनी डॉटर इन लॉ को देनी पड़ेगी। तो वो रेशो कैसे डिसाइड होगा वो सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है, लाइबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। कोर्ट ऐसे डिसाइड करता है। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस पढ़े भी हैं, देखे भी हैं, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बहुत सारी बातें आती रहती हैं कि जो विधवा बहू है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसके फादर ने यानी कि बहू के फादर इन लॉ ने उसको लड़के को अपने को घर से निकाल दिया हुआ है। वो कह रहा है मैंने तो घर से निकाल दिया हुआ है, तो अब ये मेरी जो बहू है वो कोर्ट में जा रही है, मेरे पास तो इसको देने के लिए कुछ नहीं है। इन परिस्थितियों में रख रखाव अधिनियम क्या कहता है? ये जो परिस्थितियाँ हैं ये कई बार मैनिपुलेटिव होती हैं। लाइक मैंने अपनी बहू को खर्चा नहीं देना तो मैंने एक अखबार में निकाल दिया जी कि मैंने अपने बेटे को जो है अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। ये प्रोसीजर नहीं है। आपको कोर्ट से प्रॉपर प्रोसीजर लेकर या तो विल करनी पड़ेगी, अदरवाइज लीगल हेयर्स के हिसाब से बहू भी लीगल हेयर है तो आपकी ड्यूटी है उसको भी मेंटेन करना। अच्छा, इसमें कौन कौन सी धाराओं के तहत 118, 19, 20, 25 CRPC के तहत कौन कौन सी धाराओं में अधिकार ये रहता है रख रखाव का? सबसे बेसिक जो यूज़ सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं वो है 125 125 CRPC। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 में हम मेंटेनेंस पेंडेंटिलिटी यानी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन भी आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। एक सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में हम परमानेंट एलिमनी ले सकते हैं, एक लंप सम अमाउंट, वो भी कोर्ट डिसाइड कर देता है। ये सारा इशू अब सुप्रीम कोर्ट ने सेट एट रेस्ट कर दिया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई है रजनीश वर्सेस नेहा। इसके बाद हम जैसे ही कोर्ट में केस लगते हैं हमें एक अपने डिस्क्लोजर देना है, एक एफिडेविट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ फाइल करना है दोनों पार्टीज़ को। दोनों पार्टीज उसमें अपना पूरा डिस्क्लोजर देंगे, हमारी इनकम क्या है, हमारे पे डिपेंडेंट कितने हैं, लोन कितना है, गोल्ड लोन कितना है, हमारे पीछे और कौन कौन है, पढ़ाई पे कितना खर्चा हो रहा है, कोई घर में बीमार है, बच्चा है तो उस पर कितना खर्चा हो रहा है, वो सारी एक आपको एफिडेविट के फॉर्म में फाइल करना है। जब दोनों एफिडेविट्स कोर्ट में आ जाते हैं तो कोर्ट उनके बेसिस पे डिसाइड करता है कि पार्टीज़ को खर्चा कितना मिलेगा। मतलब अर्जी तभी लगाई जा सकती है? ये अर्जी कब लगाई जा सकती है मेंटेनेंस एक्ट के लिए? फिर ये अर्जी तो सर आप कभी भी लगा सकते हैं जी। आज मैं साथ में रह रही हूँ, अलग रह रही हूँ, मुझे कोई भी फाइनेंशियल, आपको कोई भी फाइनेंशियल कैलेमिटी है, आप इमीडिएटली 125 में जा सकते हैं। थोड़ा सा इस एक्ट से थोड़ा सा बाहर निकल के हम एक जनरल बात करते हैं। आपको लगता है कि क्योंकि आप तो देखिए एक सीनियर एडवोकेट हैं, आपके पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते रहे होंगे, सोसाइटी में कैसे कैसे इस तरह के केस आते हैं और क्यों आ रहे हैं इस तरह के केसेस? क्या लगता है आपको इसके बारे में? इस पे
काफ़ी सोच विचार की ज़रूरत है और अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। जी 125 एब्यूज़ भी हो रहा है प्रोसेस। जी वाइफ्स इसको ऐसा सोचती हैं कि भाई हमारे पास कॉपीराइट है, इट हैज़ बिकम अ बिजनेस, जी और आदमी को वो मनी वेंडिंग मशीन समझ लिया हुआ है फीमेल्स ने कि बस भाई मेरे को 2000 का खर्चा है तो मैं 5 मांगूं। इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग भी हो रहा है और इससे सोसाइटी के सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हिल रहे हैं। फैमिली आपकी ख़राब हो रही है, डाइवोर्स रेट आपका बढ़ रहा है, सोसाइटी में बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं, ये चिट्टा चल रहा है, ड्रग एब्यूज़ चल रहा है, वायलेंस चल रहा है, जुवेनाइल क्राइम चल रहा है। ये सारे इसी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैरिज और फैमिली का जो सेटअप है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब हर एक को ये लगता है, फीमेल्स को, कि ये सारे कानून तो हमारी फेवर में हैं। वाकई जहाँ पे हिंसा होती है वहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में, ये केसों में देखा गया है कि यहाँ पे ये लगता है कि ये तो हमारी फेवर में, हम तो कोर्ट में चले जाएंगे। तो ऐसी दशा में जो मेल है वो हमेशा कुछ डरा डरा सा रहता है, दब्बू बन जाता है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि उनको सुना नहीं जाएगा। जब तक दोनों साइड को सुना नहीं जाएगा कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता। लेकिन कानून तो फिर भी उन्हीं के पक्ष में है। ये तो है जी। ये वन साइडेड कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस टाइम फीमेल्स का जो है एट्रोसिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इस कानून की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं फीमेल्स। अब वो मेल्स पे पहले की तरह डिपेंडेंट नहीं है। बच्चे भी जैसे ही 18 साल के हो जाते हैं, पढ़ने लिखने के बाद फाइनेंशियली अपना कर लेते हैं। प्रॉपर्टी है यूजुअली हस्बैंड वाइफ के नाम पर भी ले लेता है, या जॉइंट प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, या कई लोग जो हैं इस पे अपना टैक्स बचाने के लिए भी जॉइंट प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के साथ खरीद रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी काउंट करती हैं इन सब। अच्छा, इसमें पत्नी को तो है, लेकिन क्या पति भी इस तरह की अर्जी लगा सकता है कि मुझे भी मेंटेनेंस दिया जाए? लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है और स्टीरियोटाइप है कि सिर्फ बीवी ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए। इस मेंटेनेंस एक्ट में हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इवन ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से। थोड़ा सा पहले पति के बारे में बताएं कि वो कैसे ले सकता है और किन परिस्थितियों में, क्योंकि वो तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो तो घर का मुखिया है, उस शादी करके लेके आया है, उसने तो उसका भरण पोषण करना है जी। तो फिर वो कैसे मांग सकता है? देखिए सर, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फाइनेंशियली भी उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। कभी लाइफ का ऐसा टाइम भी आता है कि वाइफ बहुत अच्छा कमा रही है जी, और हस्बैंड किन्हीं भी कारणों के कारण नहीं कमा पा रहा है। तो 125 CRPC में हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है कि मैं लाइफ के उस फेज से निकल रहा हूँ कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद बहुत सारी अर्जियां आपके पास लगनी शुरू हो जाए? फिर सोसाइटी का ट्रेंड तो सर बदलना चाहिए। वी हैव इक्वालिटी, इक्वल राइट्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। पर यह कि थोड़ा मेल ईगो इसमें हर्ट होता है, तो ज़्यादातर लोग इसको इन्वोक नहीं करते हैं। अच्छा, मान लीजिए पत्नी सर्विस करती है, बहुत अच्छी जॉब में है, उसके बावजूद भी क्या वो मेंटेनेंस एक्ट के तहत मांग सकती है भरण पोषण के तहत? भत्ता वो ज़रूर मांग सकती है। सिर्फ उसको जो है क्वांटम उसका होगा मेंटेनेंस का, वो उसकी तनख्वाह के हिसाब से होगा। अगर वाइफ ही 25,000 रुपये कमा रही है और हस्बैंड 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो वाइफ कैन स्टिल क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड। सिर्फ क्वांटम चेंज हो जाएगा कि बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो उसके पास है, लेकिन हस्बैंड के स्टैंडर्ड के लिए उसको मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है जी। अच्छा, आपने देखा होगा कि जिस तरह से समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, हर एक आदमी पढ़ा लिखा है, एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, अब शादियां कम हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप में ज़्यादा आपने सोसाइटी में देखा होगा कि चीज़ें देखने को मिल रही है। तो लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, क्या वहाँ पर भी इस कानून का, इस अधिनियम का, रख रखाव का कोई महत्व है वहाँ पर? जी सर, कानून में 125 CRPC में तो लीगली वेडेड वाइफ होना ज़रूरी है, तभी आप भत्ता क्लेम कर सकते हैं। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए कानून में भी बदलाव आता रहता है। तो वी हैव वन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो इसमें भी आप जो है शादी होना ज़रूरी नहीं है। इसको एक तरह से आप समझे कि लिव इन रिलेशनशिप को कोर्ट जो है एडमिट कर रहा है कि ऐसा भी सोसाइटी में हो रहा है। तो उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बिना शादी प्रूफ किए भी आप सेक्शन 12 एंड 35 में ऑर्डर्स ले सकते हैं, मेंटेनेंस ले सकते हैं। इस एक्ट में तो आप बहुत सारे प्रोविजंस ले सकते हैं, सेपरेट रेजिडेंस ले सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स ले सकते हैं,
कोई इंटरिम रिलीफ आप लेना चाहते हैं कि भाई मुझे स्कूल जाते हुए परेशानी होती है या मेरे बच्चे से ना मिलने दिया जाए हस्बैंड को, इस तरह के ऑर्डर्स भी ले सकते हैं आप। ओके अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, इसमें पुलिस का किस तरह का रोल रहता है? सर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में तो अभी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के रोल के बाद पुलिस का रोल काफ़ी नेग्लिजिबल हो गया है। पुलिस का सिर्फ रोल जिसमें समन्स की सर्विस या उनकी अटेंडेंस प्रिक्योर करने के लिए रहता है जी। बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो कम्प्लीटली क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, इट इज़ अ क्वासी क्रिमिनल। क्वासी क्रिमिनल मतलब आधी सिविल आधी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। तो पुलिस की सहायता हम लेते हैं कि बंदा सर्विस नहीं ले रहा है, आ नहीं रहा है कोर्ट, तो पुलिस समन्स की सर्विस करवा लेगा। तो इस तरह की हेल्प के लिए हम पुलिस की असिस्टेंस ले रहे हैं। अदरवाइज अब एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं जो हर लोकेलिटी हर जगह आपको मिलेंगे। वहाँ पर एक वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर आपके कॉल करने पे ही आ जाएगी और आपकी पूरी डिटेल की एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगी और वो कोर्ट में सबमिट कर देगी। तब आप उस टाइम आप लॉयर एंगेज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो प्रोटेक्शन ऑफिसर ही आपका केस परस्यू कर लेगी। दर्शकों को बता दें कि इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल से कानूनी सलाह कार्यक्रम और आज हम बात कर रहे हैं रख रखाव अधिनियम के बारे में और हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट श्रीमती अनु आजटा जी। अनु जी, अब मुझे जो मेन प्रश्न यहाँ पर लग रहा है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑर्डर आने के बाद उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। एग्जीक्यूट तो होता नहीं है, ये बहुत मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, क्योंकि ऑर्डर लेना आज की डेट में आसान हो गया है, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना और भी मुश्किल है जी। और जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल। जब तक पैसा मेरे हाथ में नहीं आया तब तक मैं ब्लैक एंड वाइट में ऑर्डर लेकर 5,000 का ऑर्डर हुआ 7,000 का, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया जी, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो उसके लिए क्या है, अगर तो नौकरी पेशा आदमी है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो कोर्ट उससे पहले तो उसको मौका देगा पैसे जमा करने का, नहीं करता है तो उसकी सैलरी अटैच कर सकते हैं। अगर रिटायर्ड आदमी है तो उसकी पेंशन भी अटैच हो सकती है। अगर उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी अटैच हो सकती है, उसकी पेंशन भी अटैच हो सकती है, उसकी सैलरी भी अटैच हो सकती है, उसको वारंट से भी कोर्ट बुलाया जा सकता है। ये सारे प्रोविजंस को आपको इन्वोक करने के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की फाइल करनी पड़ती है और उसमें आपके पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, सिविल भी क्रिमिनल भी। आप अपनी बात जारी रख सकती हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है ये कितने दिनों के अंदर अंदर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि कितने दिनों में ऑर्डर पता एग्जीक्यूट लगे हो कि जाना आज चाहिए। ऑर्डर हो गए हैं मेरे पक्ष में, उसके बाद महीने के बाद 6 महीने के बाद साल तक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी कोई टाइम पीरियड तो होगा उसका कुछ ना कुछ। सर आप वैसे तो देखो पैसे की ज़रूरत है जी तभी आप कोर्ट आए हैं, तो उस ऑर्डर की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तभी तो आप आए। जी। तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की भी हमें उतनी ही जल्दी होती है जितना हमें ऑर्डर लेने की होती है। तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर, वैसे तो प्रोविजन ये है कि 30 डेज में ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लें। अगर आपने उस ऑर्डर की अपील कर ली, पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर लिमिटेशन इज़ 30 डेज। अगर उस ऑर्डर को असेल करके आप अगले कोर्ट में जाके आपने स्टे ले लिया तो एग्जीक्यूशन आपका रुक गया। अगर आपने उस ऑर्डर को असेल नहीं किया, चैलेंज नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये ऑर्डर ठीक है, तो आपको 30 डेज में वो पैसा कोर्ट में जमा करवाना है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो अगला प्रोसीजर हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, जब पैसे की जब आपने बात कही है तो इसमें पैसा लंप सम में दिया जाता है, एक मुश्त दिया जाता है, या फिर वो रहता है कि मंथली दिया जाएगा या बाय मंथली दिया जाएगा, क्वार्टरली, ईयरली, कैसा रहता है ये सब? सर 125 में तो हम मंथली मेंटेनेंस पे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, मंथली मेंटेनेंस मिलता है। उसके लिए भी कोर्ट्स इस प्रोसीजर को और भी सिंप्लीफाई कर रहा है। हम यूजुअली अपने क्लाइंट्स के अकाउंट नंबर्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हर मंथ में पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए और उसका अपडेट आ जाए कि भाई इतना पैसा हर मंथ है। ये प्रोविज़न मंथली चलता है जी, मंथली एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर। तो अनु जी, थोड़ा सा ये भी बताएं कि क्या तलाक के बाद भी, डिवोर्स के बाद भी ये मेंटेनेंस लिया जा सकता है? तलाक के बाद भी मेंटेनेंस के प्रोविजंस हैं, नॉट अंडर 125 बट अंडर सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट। आप परमानेंट एलिमनी के लिए ले सकते हैं, या फिर सेक्शन 24 में मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन भी ले सकते हैं। ये आपको तब तक ही मिलेगा जब तक आप दोबारा शादी नहीं कर लेते। अगर आप री मैरिज कर लेते हैं तो आप मेंटेनेंस के लिए हकदार नहीं हैं। जी। अच्छा, इसमें मेंटेनेंस एक्ट के तहत
बच्चों के किस तरह से मेंटेनेंस वो ले सकते हैं, बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, जिनका कोई नहीं होता उनका कोर्ट होता है, बच्चों के लिए ऐसा बोलते हैं। तो अगर माइनर को रिप्रेजेंट कोई नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसका गार्डियन है। कोर्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है सबसे पहले बच्चे का देखता है। अगर माइनर को, वैसे तो उसकी मदर रिप्रेजेंट कर रही है, बाई चांस मदर रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो आप माइनर के लिए कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड, फादर इन लॉ, नाना नानी, कोई भी कोर्ट में आके उसके भत्ते के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। अच्छा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ये भी बता दीजिए कि कई बार क्या होता है कि इसके लिए बहुत बड़े बड़े वकील करने पड़ते हैं, तो कोई कोर्ट के अंदर मुफ्त में कोई कानूनी सलाह वगैरह भी मिलती है, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, कौन सा दरवाज़ा खटकाना पड़ता है, किस वकील के पास जाना पड़ता है? इसमें तो आप ये समझिए कि रेवोल्यूशन आ चुका है लीगल साइड में। अभी आप सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में फ़ोन करके लीगल एड ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं देना है, इट्स फ्री। और फीमेल्स को तो लीगल एड एब्सोल्युटली फ्री है, उनको आपको कोई अपना इनकम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड नहीं करना है। फीमेल्स को और बच्चों को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत सारी लीगल सर्विसेज फ्री हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप या तो फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाते हैं सबसे पहला आपको जो दफ्तर दिखेगा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक हेल्प बेंच दिखेगा। आप वहाँ जाएं, एक सादे कागज़ पे सिंपल अपना एप्लीकेशन लिखें और आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देगी। आपको वकील के पास जाने की, टाइम लेने की, कहीं धक्के खाने की, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सरकार का कुछ रोल रहता है? सरकार ही एड कर रही है जी इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, कोर्ट और सरकार मिलकर चला रही है। सरकार ने तो ऐसे बहुत सारे कानून बना रखे हैं, चाहे वो माता पिता भरण पोषण कानून हो या फिर दूसरे कानून हो। तो जब कानून बने हुए हैं उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें जब कोर्ट में आती हैं तो दुख नहीं होता कई बार आपको? फिर सर दुख होता है कि ये जो सबसे अच्छा और सबसे रिलेशनशिप कंपेनियनशिप का था वो है हस्बैंड वाइफ का जी, साथ में लड़े बैठें कुछ भी है, बट हम शादी क्यों करते हैं? कंपेनियनशिप के लिए करते हैं जी। जब आपकी कंपनी ही बिगड़नी शुरू हो जाती है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ों का माहौल ख़राब हो जाता है। जी जी जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप एक वकील है, वकील तो हमेशा ये चाहता है कि उसके पास कोई क्लाइंट तो आए, कोई कौन वकील नहीं चाहता है। सोसाइटी में इस तरह की चीज़ों को लेकर क्या कुछ हमारे समाज में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ कि कोर्ट में जाना पड़ रहा है कि शादी हो गई है, उसके बाद जब तक आप लिव इन रिलेशनशिप में थे बहुत अच्छे थे, शादी हुई एकदम से आप कोर्ट में चले जाते हैं? फिर सर ये जो माइंड सेट चेंज हो रहा है हमारे सोशल सर्कल में, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही, लड़कों की भी बात कर रही हूँ, जो माइंड सेट ओवरऑल सोसाइटी में चेंज हो रहा है, लैक ऑफ एडजस्टमेंट, लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी, सोशल मीडिया का एक्स्ट्रा यूज़, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना करना, बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो सोसाइटी को डिग्रेड कर रहे हैं आज की डेट में। लास्ट 30 सेकंड के अंदर कोई संदेश हमारे दर्शकों को आप देना चाहती हैं? सर आपस में प्यार से रहें, ज़िंदगी का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, जितना हो सके एक दूसरे के साथ समय निकालें, इससे एक दूसरे को समझने का टाइम लगेगा और ये कंपैटिबिलिटी का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आती जाएगी परिस्थितियों में। तो जितना हो सके आपस में टाइम स्पेंड करें, ये मेंटेनेंस और ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी नोट पर आज हम अपना ये कार्यक्रम कानूनी सलाह यहीं समाप्त करते हैं। आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो कानूनी सलाह कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। नमस्कार।